हेलो नमस्कार साथियों, दुष्यंत सिविल क्लासेस में आप सब लोग का स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। साथ ही साथ अभिजय बैच के आलोक में भी आप सब लोग का स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। जैसे कि आप लोग भलीभांति परिचित हैं कि अभिजय बैच के आलोक में आधुनिक भारतीय इतिहास के संदर्भ में हम लोगों ने अपना अध्ययन और अध्यापन का कार्य प्रारंभ किया हुआ है। फिलहाल देखिएगा, हाल ही में जो आपका चैप्टर वाइंड अप हुआ है, आपने आंग्ल मैसूर संघर्ष को अभी भी हाल ही में क्या है आपने कंप्लीट किया है। और जैसे कि हमने पहले भी आपको बताया था कि आंग्ल मैसूर संघर्ष से जो अगला वाला चैप्टर आपका होगा उसको आप क्या कहेंगे, आंग्ल मराठा संघर्ष आप कहेंगे। लेकिन देखो, आप इसमें केवल आंग्ल मराठा संघर्ष की ही कैलकुलेशन करके नहीं चलोगे, आपको इसमें क्या कई सारी कैलकुलेशन करके चलनी पड़ेंगी। और हमने पहले भी आपको बताया होगा कि आप इसको कहेंगे मराठाज, ओके। और जब आप इस टॉपिक को मराठास कहने की बात करेंगे तो यहां पर आपको टॉपिक के अलग अलग प्रकार से क्या आपको डिविजन्स करके चलने पड़ेंगे। जैसे मराठास का जो शुरुआती कैलकुलेशन होगा वहां सारा ध्यान आपका शिवाजी महाराज की ओर क्या है आकर्षित हो जाना चाहिए। यानी कि शिवाजी महाराज को लेकर के आपके परीक्षाओं को ग्राउंड क्या कहता है, या शिवाजी महाराज को आधार बना करके आपका परीक्षा उपयोगी धरातल क्या बनता है। तो सबसे पहला जो आपका डिस्कशन होगा जिसको हम एक इंट्रोडक्टरी वे में लेके चलेंगे, तो वहां हमारा सबसे बड़ा ध्यान जो आ जाना चाहिए वो शिवाजी महाराज की ओर क्या है आकर्षित हो जाना चाहिए। फिर जब आप शिवाजी महाराज को वाइंड अप कर लेंगे तो शिवाजी महाराज के उत्तराधिकारी आपको दिखाई पड़ेंगे। तो एक टॉपिक आपका क्या बनेगा कि शिवाजी महाराज के क्या आपको दिखाने पड़ेंगे, उत्तराधिकारी आपको दिखाने पड़ेंगे। और शिवाजी महाराज के उत्तराधिकारियों पर संपूर्ण चर्चा व्यवस्थित तौर पर करने के पश्चात फिर आपको पेशवाओं को कैलकुलेट करके चलना पड़ेगा। और जब आप पेशवाओं की कैलकुलेशन करेंगे तो वहीं से आपको एक विंडो ओपन करके दिखाना पड़ेगा कि किस तरीके से अंग्रेजों को मराठाओं के और राजनीतिक व्यवहार के संदर्भ में हस्तक्षेप करने का अधिकार मिला या मौका मिला। तो वहां से आपका प्रारंभ क्या हो जाएगा, आंग्ल मराठा संघर्ष आपका प्रारंभ हो जाएगा। 3 प्रकार के आंग्ल मराठा संघर्ष आपको दिखाने पड़ेंगे। उसके बाद आप कहां पर आएंगे, उसके बाद आप आएंगे मराठाओं के प्रशासन पर। तो मराठाओं के प्रशासन की जो रीढ़ की हड्डी मानी गई है, आप जानते होंगे अष्टप्रधान की व्यवस्था। तो अष्टप्रधान की व्यवस्था को डिस्कस करने के साथ साथ मराठाओं का सैन्य संगठन भी आपको डिस्कस करके चलना पड़ेगा। और मराठाओं को जो टैक्सेशन रहा, मराठाओं की जो कर व्यवस्था रही, वो भी क्या आपको पूरा डिस्कस करके चलना पड़ेगा। कुल मिलाकर के मराठाओं को जो आपका चैप्टर है ये 4 से 5 कक्षाओं के माध्यम से आपके सामने क्या है आने वाला है। हमने पहले ही आपको बता दिया होगा कि मराठाओं को क्या, हम किसी भी चैप्टर को जब आपके सामने रखेंगे तो किसी प्रकार की कोई कंजूसी या किसी प्रकार की कोई कटौती बिल्कुल भी आपको नजर नहीं आएगी। हम आपको शुरुआत में यह बताना चाहेंगे कि हम सभी लोगों को थोड़ा प्राउड फील करने वाली बात है कि शिवाजी महाराज जैसे महान व्यक्तित्व का जन्म भारतीय मानचित्र पर हुआ। और यह कहने की कोई आवश्यकता नहीं है कि भारतीय मानचित्र पर महाराष्ट्र में हुआ, कहने की आवश्यकता यह है कि भारतीय मानचित्र पर हुआ, ठीक है। और इस बात को आधार बना करके हम लोगों को क्या है थोड़ा प्राउड फील करने की आवश्यकता है। क्योंकि आप एक बात देखो, आपकी परीक्षाओं में 2 प्रकार के सवाल पनपते हैं। आपकी परीक्षाओं में 2 प्रकार के सवाल पनपते हैं और इन दोनों प्रकार के जो सवाल है ना, इनकी जो लैंग्वेज है लगभग में क्या समान रहती है। तो भाषा का लगभग में समान होना, इसका मतलब यहां पे क्या बनेगा कि आपसे ही पूछा जाता है कि भारत में अंग्रेजों का जो भौगोलिक विस्तार का व्यवहार रहा, तो जब भारत में अंग्रेजों ने अपना राजनीतिक एवं भौगोलिक विस्तार किया तो अंग्रेजों को सबसे बड़ी जो चुनौतियां हैं वो चुनौतियां देने का कार्य किसने किया, मराठाओं ने। जी हां, मराठाओं ने। और हम तो कई बार क्लास में कहते हैं कि ये दुर्भाग्य रहा भारतीय मानचित्र का, ये दुर्भाग्य रहा भारतीय जनमानस का, और ये सौभाग्य रहा किसका, अंग्रेजों का, कि अंग्रेजों का सामना शिवाजी महाराज के साथ नहीं हुआ। अगर अंग्रेजों का सामना शिवाजी महाराज के साथ होता तो कहानी बदली हुई आपके सामने नजर आती।
तो ये सवाल कई बार आपसे पुटअप किया जाता है कि भारत में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की ओर से जो अपना संपूर्ण राजनीतिक एवं भौगोलिक विस्तार किया गया, तो उस प्रक्रिया में अंग्रेजों को सबसे बड़े जो चैलेंजेस दिए गए वो किसने देने का कार्य किया? तो वहां आपको जो प्रॉपर आंसर आ जाना चाहिए, मराठाज आपके प्रॉपर आंसर आ जाने चाहिए। कुछ इसी प्रकार का सवाल 1857 के विद्रोह के संदर्भ में पूछा जाता है। और जब इसी प्रकार का सवाल 1857 के विद्रोह के संदर्भ में पूछा जाता है, तो आपसे कहा जाता है कि 1857 के विद्रोह के संदर्भ में या 1857 के विद्रोह के आलोक में अंग्रेजों को सबसे बड़ी चुनौतियां देने का कार्य किसने किया? रानी लक्ष्मीबाई यानी कि झांसी। तो आज मामला मराठाओं का है, तो हम तो आपको यही समझाने का कार्य करेंगे कि हम लोगों को प्राउड फील करने की आवश्यकता है कि शिवाजी महाराज जैसे योद्धा, महान व्यक्तित्व का जन्म भारतीय मानचित्र पर हुआ। अरे अंग्रेजों ने खुद माना भाई इस बात को कि हमको एज अ होल संपूर्ण तौर पर भारत में अगर किसी ने वेरी इफेक्टिव चैलेंजेस देने का कार्य किया था, तो वो क्या थे? आपके मराठास थे। तो शिवाजी महाराज की इसी प्रशंसा के आलोक में और ईश्वर के आशीर्वाद को ध्यान में रखते हुए और सामूहिकता के भाव को अपनाते हुए हम आज की चर्चा प्रारंभ करते हैं। और यहां जैसा हमने अभी भी आपको बताया कि आज की चर्चा का वेरी कंप्लीट जो आपका डेडिकेशन होगा, उसमें आपको शिवाजी महाराज को ही कैलकुलेट करके चलना है। कुछ महत्वपूर्ण तथ्यात्मक जानकारियां भी आपके सामने आएंगी और कुछ अच्छे जो आपके कॉन्सेप्ट हैं वो भी आपके सामने आएंगे। तो दोनों की जुगलबंदी के सिद्धांत को हमको अपनाना पड़ेगा और अपनी चर्चा को पवित्रता का धरातल एक देकर के चलना पड़ेगा। आइए शुरुआत करते हैं। तो चैप्टर का नाम हमने आपको क्या बताया? मराठाज। और क्या क्या आपको व्यवहार करना है वो हमने सारा आपको बता दिया कि किस प्रकार से आपका व्यवहार इसमें आ जाना चाहिए। तो मान लीजिए हमने क्या लिखा आपके सामने? मराठाज। ओके, हमने आपके सामने चैप्टर का नाम क्या लिखा? मराठाज। तो देखो, मराठाज में जो मुख्य चरित्र हमको लेकर के चलने हैं, तो अभी हमने आपको बताया कि मराठाज में जो मुख्य चरित्र आप लेकर के चलेंगे वो आपके कौन बनेंगे? शिवाजी महाराज बनेंगे। और मैंने आपको अभी ये भी बताने का कार्य किया कि इनकी जो आप कैलकुलेशन करेंगे और कैलकुलेशन कैसी हो जानी चाहिए? परीक्षा उपयोगी हो जानी चाहिए। तो शुरुआत करते हैं शिवाजी महाराज का जन्म। तो जब आपको ये बताना पड़ेगा कि शिवाजी महाराज का जन्म, तो जन्म के रिगार्डिंग क्या है? जन्म के रिगार्डिंग ये दो प्रकार के कंफ्यूजन आपके सामने आ जाते हैं। 1627 एडी का समय भी आपको दिया जाता है और 1600 कुछ किताबें ऐसे भी हैं जो 1628 एडी का क्या है? समय कैलकुलेट करने की बात करते हैं। हम आपको ये बताना चाहेंगे कि 1627 वाला जो आपका टाइम पीरियड है, आप इसको प्राथमिकता देकर के चलेंगे। किसी भी प्रकार के अननेसेसरी कंफ्यूजन में आपको अपने आप को रखने की कोई आवश्यकता नहीं है। शिवाजी महाराज का जो जन्म दिखाएंगे तो जन्म का स्थान भी आपसे पूछा जाएगा। ये तो आपने वर्ष यहां पे बता दिया, तो जन्म का स्थान भी कई बार आपसे पुटअप किया जाता है। तो जन्म के स्थान में आपको एक शब्दावली का प्रयोग करना होगा जिसको आप क्या कहेंगे? शिवनेर दुर्ग कहेंगे। जिसको आप क्या कहेंगे भाई? शिवनेर दुर्ग आपको कहना पड़ेगा। अब शिवनेर दुर्ग को आपको कहां कैलकुलेट करना है, अभी हम थोड़ी देर में क्या आपको बता देंगे। तो जन्म के बारे में वर्ष आधारित चर्चा आपकी 1627 के रूप में आ जानी चाहिए और स्थान के रूप में क्या है? शिवनेर दुर्ग का आपको रेफरेंस यहां पर लेकर के चलना पड़ेगा। शिवाजी महाराज जो हैं, अगली चर्चा जो आप करेंगे तो अगली चर्चा करेंगे कि शिवाजी महाराज के जो आपके माता पिता हैं। हालांकि आपने देखा होगा हम इतिहास में माता पिताओं के नाम काफी कम कैलकुलेट करके चलते हैं, लेकिन वहां कैलकुलेशन करना बन जाता है जहां मामला क्या है? काफी ज्यादा नेसेसरी है, जरूरी है। तो देखो, इनके जो पिताजी हैं, पिताजी का नाम क्या है? शहाजी भोंसले। पिताजी का नाम आप क्या बताएंगे? शहाजी भोंसले। आपको एक रेफरेंस लेकर के चलना पड़ेगा, शहाजी भोंसले। और यहां कोई सवाल तो खैर प्रॉपर है नहीं, लेकिन फिर भी हम इनको जोड़ के चलते हैं। तो इनके जो फादर है शहाजी भोंसले, उनके बारे में आपको हल्का सा बताना पड़ेगा कि बीजापुर के यहां सरकारी सेवा में कार्यरत रहे। बीजापुर के यहां सरकारी सेवा में क्या रहे भाई? कार्यरत रहे।
बीजापुर के यहाँ सरकारी सेवा में क्या रहे, कार्यरत रहे। और इनकी माता का नाम आपको क्या बताना पड़ेगा, तो इनकी माता का नाम आप क्या बता के चलेंगे, तो माता का नाम क्या हो जाएगा, जीजाबाई। अब यहां से आप निकाल के चलेंगे सवाल, जीजाबाई। अब देखो इतिहास आपको यहां पर ये पढ़ाने की कोशिश में है कि इनकी जो माता जीजाबाई हैं, इनकी माता का जो धार्मिक दृष्टिकोण है वो काफी उच्च कोटि का रहा। इनकी माता का जो आपका रिलीजियस पर्सपेक्टिव जिसको कहा जाता है, इनकी माता का जो धार्मिक दृष्टिकोण रहा वो काफी क्या रहा, अपर हैंड का रहा, या जिसको आप कह सकते हैं कि काफी क्या रहा, उच्च कोटि का रहा, काफी उच्च कोटि का रहा। यहां बिल्कुल ऐसा ही आपको मिलेगा जैसा महात्मा गांधी के साथ कभी आपको मिलेगा। महात्मा गांधी के पिता का व्यवहार काफी कठोर रहा, इस नाते महात्मा गांधी का बचपन से जो जुड़ाव देखा गया वो उनकी माता के साथ हो गया। तो माता जी के विचारों का जो प्रभाव है वो बचपन से ही क्या है, उनके व्यक्तित्व पर पड़ा। हम तो पढ़ा के चलते हैं कि महात्मा गांधी के व्यक्तित्व में जो नैतिक मूल्यों का सबसे पहला उद्भव है वो उनकी माता जी की ओर से हुआ है। यहां भी कुछ ऐसा ही होगा। यह बताया गया है कि शहाजी भोसले क्या है, काफी कठोर स्वभाव के हैं। तो शिवाजी महाराज का जो एक क्लोजनेस जिसे कहा जाता है, यानी कि शिवाजी महाराज की जो नजदीकी है वो उनके पिताजी की तुलना में क्या है, माताजी के साथ अधिक गहराई में जाकर के क्या हो जाती है, स्थापित हो जाती है। और जब ऐसा होगा तो आपको बताना पड़ेगा कि शिवाजी महाराज के व्यक्तित्व पर उनकी माताजी के धार्मिक विचारों का काफी गहरा प्रभाव पड़ा। और अगर गहरा प्रभाव पड़ा तो हम एक बात आपको बता के चलते हैं कि परिवार के अंदर एक लैंग्वेज हमने हमेशा बनाई है कि परिवार के अंदर की अगर आप कैलकुलेशन करने की बात करोगे तो परिवार के अंदर है ना, उनकी धार्मिक गुरु, परिवार के अंदर उनकी धार्मिक गुरु, अगर आप परिवार के अंदर की कैलकुलेशन करेंगे, उनकी धार्मिक गुरु उनकी माता ही रही, उनकी माता ही रही, उनकी माता ही रही, उनकी माता ही रही। यानी कि हम आपको ऐसा व्यवहार करके समझाने की बात करते हैं कि शुरुआती क्रम में आपको ये कहने का मौका मिल जाता है कि उनकी माता के धार्मिक विचारों का प्रभाव उन पर काफी गहरा पड़ा। और हम तो ये भी आपको समझाना चाहेंगे कि शिवाजी महाराज अपने व्यवहार में काफी समाजवादी रहे, है ना, क्योंकि वो सभी लोगों को क्या है, एक साथ लेकर के आगे बढ़े। जब तक मराठाओं के क्षेत्र में या मराठाओं के संदर्भ में शिवाजी महाराज मराठाओं को राजनीतिक नेतृत्व संभालेंगे, तब तक शिवाजी महाराज के खिलाफ किसी भी प्रकार का कोई आंतरिक विद्रोह नहीं हुआ, क्योंकि शिवाजी महाराज समाजवादी रहे और सभी लोगों को सामूहिकता के भाव पर क्या है, आगे बढ़ाने का कार्य किए। लोगों के मन में उनके प्रति किसी भी प्रकार का कोई डिससैटिस्फैक्शन नहीं आया। ये कैसे संभव हुआ? ये उनकी माता के धार्मिक विचारों के कारण ही संभव हो पाया। इसलिए हम कह के चलते हैं कि शिवाजी महाराज के व्यक्तित्व में समाजवादी गुणों का उद्भव, शिवाजी महाराज के व्यक्तित्व में नैतिक गुणों का उद्भव, शिवाजी महाराज के व्यक्तित्व में मानवीय गुणों का उद्भव कराने का सबसे जो प्रारंभिक कार्य किया उनकी माताजी जीजाबाई की ओर से किया गया। इसी नाते ऐसा व्यवहार करने में किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं है कि अगर मामला परिवार के अंदर का है तो विद इन फैमिली आप उनकी माता को ही क्या है, उनका धार्मिक गुरु कह सकते हैं, या आप यह भी कह सकते हैं कि उनकी जो माता है उनकी क्या रही है, प्रारंभिक धार्मिक गुरु रही है। इसके अलावा एक ग्राउंड क्या बनता है, इसके अलावा एक ग्राउंड आपका यहां से ये बन जाता है कि अगर आप परिवार के बाहर की कैलकुलेशन करोगे, अगर आप क्या है परिवार के बाहर की कैलकुलेशन करोगे, और जब आप परिवार के बाहर की कैलकुलेशन करने की बात करोगे तो यहां पर अलग से आपको बताना पड़ेगा कि शिवाजी महाराज के धार्मिक गुरु, परिवार के बाहर शिवाजी महाराज के धार्मिक गुरु, तो शिवाजी महाराज के जो धार्मिक गुरु हैं वो आधुनिक महाराष्ट्र वाले क्षेत्र के भक्ति आंदोलन के जाने माने संत रहे। और भक्ति आंदोलन के जो जाने माने संत रहे उनमें एक नाम आपके सामने क्या आता है, रामदास आता है, जो ऑलरेडी कई बार क्या है आपसे पुटअप किया गया है। और एक नाम आपके सामने क्या आता है, तुकाराम आता है। एक नाम आपके सामने क्या आता है भाई, तुकाराम आता है। तो दोनों ही क्या है, महाराष्ट्र वाले क्षेत्र के क्या है, भक्ति आंदोलन के जाने माने संत रहे हैं और शिवाजी महाराज के धार्मिक गुरु। अगर आपको परिवार के बाहर की कैलकुलेशन करनी हो, लैंग्वेज के बिहाफ पे काम करना पड़ेगा। प्रारंभिक जो धार्मिक गुरु हैं उनकी माताजी को ही माना जाएगा।
परिवार के अंदर धार्मिक गुरु का धरातल उनकी माताजी के साथ ही जुड़ेगा। अगर आउट ऑफ द फैमिली की बात करोगे, अगर आप परिवार के बाहर जाने की बात करोगे, तो आधुनिक महाराष्ट्र वाले क्षेत्र के भक्ति आंदोलन के जाने माने संत आपको मिलेंगे। रामदास एंड तुकाराम दोनों को ही शिवाजी महाराज का सामूहिक तौर पर परिवार के बाहर आप क्या मान के चलेंगे, धार्मिक गुरु मान के चलेंगे। इसके अलावा एक करैक्टर और आपके सामने आ जाते हैं जिनका नाम क्या है, दादाजी कोंडदेव है। नाम आपने सुना होगा, दादाजी कोंडदेव, दादाजी कोंडदेव। और यहां पर ये जो दादाजी कोंडदेव हैं, ये क्या हैं, ये शिवाजी महाराज के क्या माने जाएंगे, ये शिवाजी महाराज के क्या माने जाएंगे भाई, शिवाजी महाराज के क्या माने जाएंगे, राजनीतिक गुरु माने जाएंगे। ये शिवाजी महाराज के क्या माने जाएंगे भाई, राजनीतिक गुरु माने जाएंगे। अब राजनीतिक गुरु का मतलब क्या हो जाता है, यहां पर राजनीतिक गुरु का मतलब क्या हो जाता है कि युद्ध क्षेत्र में या युद्ध क्षेत्र के संदर्भ में, युद्ध क्षेत्र के संदर्भ में, युद्ध क्षेत्र के संदर्भ में, या आप ऐसे भी कह सकते हैं कि शासन के संदर्भ में, युद्ध क्षेत्र के संदर्भ में या शासन के संदर्भ में, शासन के संदर्भ में, है ना, दोनों को कंबाइन करके आप कह सकते हैं आवश्यक मूल्यों की शिक्षा देने वाले, 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 आवश्यक मूल्यों की शिक्षा देने वाले। तो इस तरीके से आपको थोड़ा प्रारंभ करके चलना पड़ता है। सबसे पहला रेफरेंस आप किसका लेके चलेंगे, जन्म के वर्ष का, जन्म स्थान का, माता पिताजी को क्या है आपको थोड़ा कैलकुलेट करके चलना पड़ेगा। और जो गुरुओं की कैलकुलेशन है वो किस प्रकार से आपको करके चलनी है, वो हमने यहां पर क्या आपको बतलाने का कार्य कर दिया है। ठीक है, लिखने की प्रक्रिया में हम इन बातों का भली बातें ध्यान रखते हैं कि साथ ही साथ आपको नोट्स बनाने में किसी प्रकार की कोई असुविधा का सामना ना करना पड़े। तो आप साथ ही साथ क्या है नोट्स बनाते रहा करो, क्योंकि नोट्स बनाना क्या है काफी ज्यादा जरूरी हो जाता है। एक व्यवस्थित नोट्स अगर आपके पास रहेगा तो कक्षा का मजा क्या हो जाएगा भी, दुगना हो जाएगा अपने आप ही। अब यहां पर आपको एक बहुत ही इफेक्टिव कैलकुलेशन करके चलनी है। इफेक्टिव कैलकुलेशन का मतलब क्या है, देखिए मान लीजिए हमने रफली आपके सामने क्या बनाया, इंडिया का मैप बनाया। रफली हमने आपके सामने क्या बनाया, इंडिया का ऐसे मैप बनाया। ओके, अब इस मैप को आधार बना करके हमने आपको क्या कहा, इस मैप को आधार बना के हमने आपको क्या कहा कि मान लीजिए मामला किसका है, मराठास का है। मान लीजिए मामला किसका बन के आया भाई, मराठास का मामला बन के आया। ओके, तो अब मराठाओं का जो हम ये कहेंगे मराठाओं के शासन का, मराठाओं के शासन का जो मूल क्षेत्र रहा, मराठाओं के शासन का जो मूल क्षेत्र रहा, तो मूल क्षेत्र कौन सा रहा भाई, तो मराठाओं के शासन का जो मूल क्षेत्र रहा वो कौन सा रहा, आधुनिक महाराष्ट्र रहा। कौन सा रहा भी, आधुनिक महाराष्ट्र रहा। बात समझना। अब आधुनिक महाराष्ट्र को आधार बना करके आप ये बात कहने की बात करेंगे कि उस समय यहां पर कैलकुलेशन दो प्रकार की चल रही थी, है ना। एक कैलकुलेशन क्या है, एक ही भाषा, एक ही भाषा जिसको आप क्या कहेंगे मराठी, एक ही भाषा जिसको आप क्या कहेंगे भाई मराठी कहेंगे, और एक ही धर्म, क्या कहेंगे, एक ही धर्म, एक ही धर्म, एक ही धर्म जिसको आप क्या कहेंगे हिंदू धर्म कहेंगे, एक ही धर्म जिसको आप क्या कहेंगे हिंदू धर्म करेंगे, हिंदू धर्म कहेंगे। तो मतलब आपको ये बता के चलना पड़ेगा कि मराठास के शासन का जो मूल क्षेत्र उस समय रहा तो आधुनिक महाराष्ट्र आपने लिया, लेकिन आधुनिक महाराष्ट्र के साथ आपको बहुत इफेक्टिव कैलकुलेशन बड़े ठहराव के साथ आपको करके चलनी पड़ेगी कि आधुनिक महाराष्ट्र का यहां पर मतलब क्या हो जाता है, एक ही भाषा यानी कि मराठी और एक ही धर्म यानी कि हिंदू रिलीजन, यानी कि मराठा जो है ये इन दोनों वाक्यांश के आधार पर कार्य कर रहे थे। अगर मराठी भाषा में कोई छेड़छाड़ करने की बात करेगा, मराठी भाषा की जो गरिमा है, जो डिग्निटी है, अगर उसको कोई अननेसेसरी प्रभावित करने की कोशिश करेगा
तो मराठास क्या उसके अगेंस्ट हो जाएंगे। और जो हिंदू धर्म को लेकर यहां भावना है, अगर कोई उसमें भी अनावश्यक छेड़छाड़ करने की बात करेगा तो जो आपके मराठाज हैं उसके भी क्या हो जाएंगे, अगेंस्ट हो जाएंगे। अब मामला क्या बनेगा, ये हमने क्यों बताया, ये हमने इस नाते बताया क्योंकि ये मॉडर्न महाराष्ट्र आपने रफली क्या लिया, मान लीजिए यहां पर आपने लिया। अब इस मॉडर्न महाराष्ट्र को जब आप इस तरीके से कैलकुलेट करने की बात करेंगे, जब आप क्या है इस तरीके से कैलकुलेट करने की बात करेंगे, तो यहां पे क्या मिलेगा आपको, दिल्ली मिलेगा। यहां पे क्या मिलेगा आपको, दिल्ली मिलेगा। और जब यहां पे दिल्ली मिलेगा तो दिल्ली में कौन बैठा हुआ है, औरंगजेब बैठा हुआ है। दिल्ली में कौन बैठा हुआ है इस समय, औरंगजेब बैठा हुआ है। दिल्ली में कौन बैठा हुआ, औरंगजेब बैठा हुआ है। और औरंगजेब की जो धार्मिक नीति वो क्या है, औरंगजेब की जो धार्मिक नीति वो क्या है भाई, धार्मिक नीति क्या है, कठोर है। औरंगजेब की धार्मिक नीति क्या है, कठोर है, कठोर है। यानी कि औरंगजेब अपनी धार्मिक नीति में इतनी कठोरता लेकर के चलता है कि वो भारत रूपी राज्य को क्या है, एक इस्लामिक स्टेट के रूप में क्या है, कन्वर्ट करना चाहता है, और एक इस्लामिक स्टेट के रूप में क्या है, कैलकुलेट करना चाहता है। क्योंकि ये तो आप जानते ही हैं, और ये तो ऑलरेडी हमने इतिहास में कई बार वैसे भी बताया होगा कि औरंगजेब को कैलकुलेट करने का एक ही तरीका है कि औरंगजेब के समय में जो भी अलग अलग प्रकार के एक्टिविटीज आपके सामने आती हैं, आप केवल औरंगजेब को एक लाइन के थ्रू कैलकुलेट करने की बात करें कि औरंगजेब अपने धार्मिक नीति में वेरी ऑर्थोडॉक्स दिखाई पड़ा, काफी कठोर दिखाई पड़ा, इस्लामिक मान्यताओं को अपनाते हुए, शरीयत के कठोर नियम एवं कानूनों को अपनाते हुए वो ये चाहता है कि भारत रूपी राज्य को क्या है, एक इस्लामिक स्टेट के रूप में क्या है, कन्वर्ट कर दिया जाए। अब जब औरंगजेब की धार्मिक नीति को आप कहां लेके आने की बात करेंगे, औरंगजेब की धार्मिक नीति को क्या है, आप कहां अप्लाई करने की बात करेंगे, अगर आप मराठाओं के क्षेत्र में अप्लाई करने की बात करेंगे तो आप एक बात देखो कि मराठाओं तथा औरंगजेब के बीच के संबंध कैसे हो जाएंगे, नकारात्मक हो जाएंगे। कैसे हो जाएंगे, नकारात्मक हो जाएंगे। क्योंकि मामला यहां पे ये बन रहा है, हम हमेशा कहते हैं कि मराठाज में जैसे ही आप प्रॉपर 1653 एडी का समय लेके चलेंगे तो मराठाओं का जो राजनीतिक नेतृत्व है, मराठाओं को जो आपका राजनीतिक नेतृत्व है, मराठाओं को जो आपका राजनीतिक नेतृत्व है वो किसके हाथों में, वो शिवाजी महाराज के हाथों में। वो किसके हाथों में है, वो शिवाजी महाराज के हाथों में। अब शिवाजी महाराज कहां रुकने वाले थे भाई, शिवाजी महाराज कहां रुकने वाले थे, शिवाजी महाराज मॉडर्न महाराष्ट्र को आधार बना करके अपना ज्योग्राफिकल एक्सपेंशन कहां कर रहे हैं, उत्तर भारत की ओर कर रहे हैं। उत्तर भारत में सामने कौन है, औरंगजेब है। तो एक तो मामला क्या बनेगा, एक तो मामला यह बनेगा कि शिवाजी महाराज मराठाओं का राजनीतिक नेतृत्व करते हुए मराठाओं के शासन के मूल क्षेत्र का लगातार भौगोलिक विस्तार कर रहे हैं, उत्तर भारत की ओर बढ़ रहे हैं। उधर से औरंगजेब क्या है, वो अपनी कठोर धार्मिक नीति का आत्मसातीकरण करते हुए मराठाओं की ओर बढ़ रहा है। तो दोनों में संघर्ष तो होना ही था, दोनों में संघर्ष तो होना ही था भाई, दोनों में संघर्ष तो होना ही था। और शिवाजी महाराज ने काम क्या किया, शिवाजी महाराज ने काम यह किया कि मराठाओं के शासन के मूल क्षेत्र का जो ज्योग्राफिकल एक्सपेंशन है वो दक्षिण भारत में किया। अब दक्षिण भारत में यहां पर हम किसको कैलकुलेट करेंगे, बीजापुर को, बीजापुर को। यानी कि दक्षिण भारत की ओर से शिवाजी को सबसे बड़ी चुनौतियां कौन देने का कार्य करेगा, बीजापुर देने का कार्य करेगा। अब हम इक्वेशन बनाते हैं, तो इक्वेशन कुछ इस प्रकार से बन रही है कि एक तो जो आधुनिक महाराष्ट्र वाला क्षेत्र है उसमें मराठा शुरुआत से ही कैलकुलेशन करने की बात कर रहे हैं कि हम एक ही भाषा, मराठी भाषा के आधार पर कार्य करेंगे और एक ही धर्म, हिंदू धर्म के आधार पर कार्य करेंगे। और अगर हमारी इन भावनाओं को कोई चोट पहुंचाने की कोशिश करेगा हम उसको छोड़ेंगे नहीं, हम उसको छोड़ेंगे नहीं। तो इक्वेशन कैसी बन रही है, इक्वेशन ऐसी बन रही है कि नंबर एक, इक्वेशन नंबर एक आप क्या बना सकते हैं, इक्वेशन नंबर एक आप यह बना सकते हैं कि क्या चल रहा है, शिवाजी महाराज का उत्तर भारत की ओर, शिवाजी महाराज का उत्तर भारत की ओर, उत्तर भारत की ओर भौगोलिक विस्तार, उत्तर भारत की ओर क्या है, भौगोलिक विस्तार, ठीक है।
और वर्सेस में कौन हो जाएगा? औरंगजेब की कठोर धार्मिक नीति। वर्सेस में कौन हो जाएगा आपका? औरंगजेब की कठोर धार्मिक नीति। औरंगजेब की कठोर धार्मिक नीति। औरंगजेब की कठोर धार्मिक नीति। ये इक्वेशन अपने आप के आपको बता देगी कि औरंगजेब और शिवाजी महाराज के बीच जो संघर्ष की वजह उस समय बनी, तो संघर्ष की मुख्य वजह क्या बनी। और ये इक्वेशन नंबर क्या हो गया आपका? 1 हो गया। एक इक्वेशन नंबर 2 भी आप लेकर के चलेंगे। एक क्या है यहां पर? इक्वेशन नंबर 2 भी आप लेकर चलेंगे। और इक्वेशन नंबर 2 में आप क्या लैंग्वेज बनाएंगे? सेम लैंग्वेज बनेगी कि शिवाजी महाराज का दक्षिण भारत की ओर भौगोलिक विस्तार। शिवाजी महाराज का दक्षिण भारत की ओर भौगोलिक विस्तार। शिवाजी महाराज का दक्षिण भारत की ओर क्या कहेंगे भी? शिवाजी महाराज का दक्षिण भारत की ओर भौगोलिक विस्तार। दक्षिण भारत की ओर भौगोलिक विस्तार। तो अब वर्सेस में आपको क्या दिखाना है? वर्सेस में आपको क्या दिखाना है? बीजापुर आपको दिखा देना है। वर्सेस में आपको क्या दिखा देना है? बीजापुर आपको दिखा देना है ना। और साथ ही साथ ये भी याद रखना है कि जो आपके मराठाज हैं, ये औरंगजेब की धार्मिक नीति को बिल्कुल भी बर्दाश्त करने वाले नहीं हैं। अगर शिवाजी महाराज उत्तर भारत की ओर अपना भौगोलिक विस्तार कर रहे हैं, तो औरंगजेब भी मराठा वाले क्षेत्र पर अपना राजनीतिक नियंत्रण स्थापित करते हुए इस क्षेत्र को क्या है? इस्लाम के रूप में क्या कन्वर्ट करना चाहता है। तो मामला काफी कंट्रोवर्शियल तो बन ही जाएगा अपने आप ही। आपके समझ में आ रहा होगा कि एक तो ये भावना जुड़ी हुई है, ऊपर से शिवाजी महाराज उत्तर भारत की ओर अपना ज्योग्राफिकली एक्सपेंशन करेंगे, औरंगजेब उधर से आ रहा है, तो दोनों के बीच क्या बन जाएगा? एक इक्वेशन बन जाएगा। यानी कि शिवाजी महाराज का उत्तर भारत की ओर भौगोलिक विस्तार, वनाम में कौन आ जाएगा? औरंगजेब की कठोर धार्मिक नीति आ जाएगा। और इक्वेशन नंबर 2 में क्या हो जाएगा कि शिवाजी महाराज मराठाओं के शासन के जो मूल क्षेत्र है आधुनिक महाराष्ट्र वाला, उसको आधार बनाते हुए क्या है? दक्षिण भारत की ओर भी क्या है? मराठाओं का भौगोलिक विस्तार करने की बात करेंगे। तो दक्षिण भारत से क्या है? बीजापुर की ओर से क्या मिलेगी? मुख्य चुनौती मिलेगी। तो यहां पे हमने क्या लिखा? शिवाजी महाराज का दक्षिण भारत की ओर भौगोलिक विस्तार, वनाम में कौन हो गया आपका? बीजापुर हो गया। अब कुल मिलाकर के मामला क्या बनेगा? औरंगजेब और जो आपके बीजापुर हैं, ये शिवाजी महाराज के भौगोलिक विस्तार को रोकने का प्रयास करेंगे। दोनों को ही खतरा महसूस हो जाएगा कि अगर हमने शिवाजी महाराज के भौगोलिक विस्तार को अगर हमने नहीं रोका, तो हो सकता है कि भाई हमारे पास जो क्षेत्र हैं उन पर मराठाओं का राजनीतिक नियंत्रण स्थापित हो जाए। और वैसे तो मराठा शुरुआत से कहा करते थे कि भारतीय मानचित्र पर अगर किसी का राजनीतिक हक है तो किसका है? मराठाओं का है। तो अब औरंगजेब जाए तो जाए कहां? वो तो ये मान के चल रहा था कि हम क्या हैं? हम तो अपनी कठोर धार्मिक नीति के आधार पर व्यवहार करेंगे, जैसा व्यवहार हम प्रत्येक प्रकार के क्षेत्र के संदर्भ में कर रहे हैं। और ऐसा ही व्यवहार हमें किसके संदर्भ में करना होगा? मराठाओं के संदर्भ में भी करना होगा। लेकिन मराठाज कहां छोड़ने वाले हैं? उनको तो अपने अकॉर्डिंग व्यवहार करना था। तो इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 आपको यहां पर प्रॉपर्ली क्या है? गाइड करके चल रही हैं। ठीक है, अब देखिएगा, अब यहां से आगे का जो डिस्कशन आपका होगा, अब यहां से आगे का डिस्कशन आप वही बना के चलेंगे कि जो औरंगजेब का जो यहां पर शिवाजी महाराज का भौगोलिक विस्तार है, तो शिवाजी महाराज के भौगोलिक विस्तार को रोकने के लिए जो उस समय प्रयास किए गए, है ना, यही आप क्या है? हेडिंग यहां पर बना करके चलेंगे। और कैसे बनाएंगे? देखिए, इस तरीके से आपको लिखना पड़ेगा कि शिवाजी महाराज के साम्राज्यवादी, शिवाजी महाराज के साम्राज्यवादी, शिवाजी महाराज के साम्राज्यवादी व्यवहार को, शिवाजी महाराज के साम्राज्यवादी व्यवहार को रोकने हेतु किए गए प्रयास, रोकने हेतु किए गए प्रयास, रोकने हेतु किए गए प्रयास। डन। अब इन प्रयासों को आपको कैटेगराइज करके चलना पड़ेगा। बहुत ही महत्वपूर्ण क्या डिस्कशन है। तो देखो, जो प्रयास में हमेशा कहना, ये लैंग्वेज बनाने की पहला जो प्रयास है, जो पहला प्रयास आपका है, तो पहला प्रयास जो है आप बीजापुर की ओर से दिखाएंगे। पहला प्रयास किसकी ओर से आएगा? बीजापुर की ओर से आएगा
पहला प्रयास किसकी ओर से आएगा भाई? बीजापुर की ओर से आपको लेकर के चलना पड़ेगा। और इस समय बीजापुर में क्या है? आदिल शाही वंश है। आदिल शाही वंश का रेफरेंस आप लेके चलेंगे, आदिल शाही वंश है। और आदिल शाही वंश के शासक आपको कौन लेके चल रहे हैं? तो यहां पर आदिल शाही वंश के शासक कौन हो जाएंगे? यूसुफ आदिल शाह हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे भाई? यूसुफ आदिल शाह हो जाएंगे। यूसुफ आदिल शाह हो जाएंगे। यूसुफ आदिल शाह हो जाएंगे। और यूसुफ आदिल शाह यहां पर काम क्या करेंगे? यूसुफ आदिल शाह यहां पर यह काम करेंगे कि अफजल खां को, नाम याद रखना, अफजल खां को, अफजल खां को शिवाजी महाराज, अफजल खां को शिवाजी महाराज को नियंत्रित करने भेजेंगे। नियंत्रित करने भेजा या नियंत्रित करने हेतु भेजा, नियंत्रित करने हेतु भेजा, है ना। अब शिवाजी महाराज इतने आसानी से कंट्रोल में तो आने वाले हैं नहीं, तो यहां पर आपको हल्का जोड़ के चलना पड़ेगा। अफजल खां की, अफजल खां की, अफजल खां की हत्या कर दी गई। अफजल खां की हत्या कर दी गई। अफजल खां की हत्या कर दी गई। यानी कि निष्कर्ष आपके पास क्या आता है कि शिवाजी महाराज के भौगोलिक विस्तार संबंधी व्यवहार को नियंत्रित किए जाने के संदर्भ में बीजापुर ने जो उस समय प्रयास किया था, बीजापुर अपने प्रयास में क्या सफल नहीं हो पाया था। अब इसके बाद क्या होगा? इसके बाद यह होगा कि अब जो प्रयास आएंगे, अब जो अगली प्रयासों पर चर्चा आपको करके चलनी पड़ेगी, तो प्रयासों पर चर्चा जो होगी वो किसकी ओर से होगी? वो औरंगजेब की ओर से होगी। अब प्रयासों पर जो चर्चा होगी किसकी ओर से होगी? औरंगजेब की ओर से होगी। और देखो, औरंगजेब की ओर से जो प्रयास किए गए थे वो दो प्रकार के प्रयास किए गए थे। दो प्रकार के क्या है? प्रयास उस समय किए गए थे। औरंगजेब पहले क्या करेंगे? शाइस्ता खां नामक व्यक्ति को भेजा गया, व्यक्ति को भेजा गया कि जाओ भाई शिवाजी को कंट्रोल में लाओ, भेजा गया। लेकिन शिवाजी महाराज ने, आप क्या कहेंगे? लेकिन शिवाजी महाराज ने, लेकिन शिवाजी महाराज ने, लेकिन शिवाजी महाराज ने इसे बुरी तरह घायल कर दिया। इसे बुरी तरह घायल कर दिया। बुरी तरह घायल कर दिया। बुरी तरह घायल कर दिया। लेकिन शिवाजी महाराज ने इसे क्या बुरी तरह घायल कर दिया? यानी कि शाइस्ता खां यहां पर औरंगजेब का नेतृत्व करते हुए दिखाई पड़े और उन्हें शिवाजी महाराज के भौगोलिक विस्तार संबंधी व्यवहार को कंट्रोल में लाना था, लेकिन शाइस्ता खां भी क्या है? सफल नहीं हो पाए थे। दूसरा प्रयास जो है वह है कि एक राजपूत जयसिंह को भेजा गया। जयसिंह को भेजा गया। ठीक है, एक बात। यहां पर दूसरी बात क्या लिखेंगे कि जयसिंह शिवाजी महाराज को, जयसिंह शिवाजी महाराज को नियंत्रित किए जाने के संदर्भ में, जयसिंह शिवाजी महाराज को नियंत्रित किए जाने के संदर्भ में, नियंत्रित किए जाने के संदर्भ में, नियंत्रित किए जाने के संदर्भ में सफल हो गए। सफल हो गए। तो सारी कहानी आपके पास है। सारी कहानी आपके पास है। यानी कि शिवाजी महाराज के साम्राज्यवादी व्यवहार को रोकने के संदर्भ में उस समय जो बड़े प्रयास किए गए, या तो औरंगजेब की ओर से किए गए या बीजापुर के शासक यूसुफ आदिल शाह की ओर से किए गए। लेकिन बीजापुर के शासक यूसुफ आदिल शाह ने जिस व्यक्ति को भेजने का कार्य किया, जिनका नाम क्या था आपका? अफजल खां था। तो अफजल खां जो है शिवाजी महाराज के साम्राज्यवादी व्यवहार को रोकने के संदर्भ में सफलता प्राप्त नहीं कर पाए, बल्कि मारे गए।
अब ये दो बड़े प्रयास हैं। तो औरंगजेब की ओर से जो पहला प्रयास है उसमें शाइस्ता खान नाम के व्यक्ति को भेजा गया, लेकिन शाइस्ता खान नाम के जो व्यक्ति हैं ये भी शिवाजी महाराज के साम्राज्यवादी व्यवहार को नियंत्रित किए जाने के संदर्भ में सफलताएं प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं, बल्कि क्या है, बुरी तरह घायल हो गए। फिर एक राजपूत व्यक्ति को चुना गया जो औरंगजेब की मनसबदारी व्यवस्था में क्या है, एक सम्मानित स्थान पाए हुए थे उस समय, जयसिंह। जयसिंह को भेजा गया। जयसिंह शिवाजी महाराज को नियंत्रित किए जाने के संदर्भ में क्या है, यहां पर सफल हो रहे हैं। तो ये प्रयासों को जरा याद रखना। पहला प्रयास क्या है, बीजापुर की ओर से है, लेकिन बीजापुर अपने प्रयास में कामयाब नहीं हो पाया है। औरंगजेब की ओर से बैक टू बैक क्या है, दो प्रयास किए जाएंगे। पहले प्रयास में किसको भेजा गया, शाइस्ता खां को, और अंतिम प्रयास में किसको भेजा गया, जयसिंह को। यह सारी कहानी क्या है, आपके सामने आ जानी चाहिए। अब हुआ उस समय कुछ ऐसा कि जयसिंह ने शिवाजी महाराज को कुछ इस प्रकार से घेरा। जयसिंह ने शिवाजी महाराज को कुछ इस प्रकार से घेरा कि शिवाजी महाराज को क्या है, एक संधि करने के लिए बाध्य होना पड़ा। और जो संधि करने के लिए बाध्य होना पड़ा, वो संधि आपके लिए बहुत ज्यादा क्या है, इंपॉर्टेंट है, यानी कि वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। वेरी वेरी क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट यहां पर बन के आती है। इस संधि के साथ समय आप क्या जोड़ के चलेंगे, 1665 AD का आप समय जोड़ के चलेंगे। और इस संधि को आप क्या कहेंगे, पुरंदर की संधि कहेंगे। भाई क्या कहेंगे, इस संधि को आप क्या कहेंगे, पुरंदर की संधि कहेंगे। इस संधि को आप क्या कहेंगे, पुरंदर की संधि आप यहां पर क्या करके चलेंगे। यानी कि 1665 में क्या आपके सामने आती है, पुरंदर की संधि। अब संधि है तो संधि के पक्ष तो आपको बनाने पड़ेंगे। संधि के पक्ष तो आपको बनाने पड़ेंगे। तो पक्ष में एक और कौन हो जाएंगे, आपके मुगल हो जाएंगे, है ना। तो मुगल शासक कौन है, तो मुगल शासक कौन बना हुआ है, औरंगजेब बना हुआ है। मुगल शासक कौन बना हुआ है, यह आपका औरंगजेब बना हुआ है। कौन बना हुआ है, औरंगजेब बना हुआ है। लेकिन है ना, मुगलों का नेतृत्व कौन करेगा इस संधि में। इस संधि में मुगलों का नेतृत्व, इस संधि में मुगलों का नेतृत्व, इस संधि में मुगलों का नेतृत्व, मुगलों का नेतृत्व। तो देखो इस संधि में मुगलों का नेतृत्व कौन करेंगे भाई, मुगलों का नेतृत्व कौन करेंगे, जयसिंह करेंगे। मुगलों का नेतृत्व कौन करेंगे, जयसिंह करेंगे। और पक्ष में एक पक्ष आप क्या बना के चलेंगे, एक पक्ष आपके क्या हो जाएंगे, मराठा हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे, मराठा हो जाएंगे। और मराठाओं का नेतृत्व कौन करके चलेगा, तो मराठाओं का नेतृत्व कौन करेगा, शिवाजी महाराज करेंगे। मराठाओं का नेतृत्व कौन करेगा आपका, यहां पर शिवाजी महाराज करेंगे, शिवाजी महाराज करेंगे, है ना। पुरंदर की जो संधि है ना, पुरंदर की जो संधि है, इसको यह कहने में कोई समस्या नहीं है कि शिवाजी महाराज की एक गंभीर हार, शिवाजी महाराज की एक गंभीर हार, शिवाजी महाराज की एक गंभीर हार, शिवाजी महाराज के गंभीर हार। और मुगलों की एक बड़ी सफलता, मुगलों की एक बड़ी सफलता, मुगलों की एक बड़ी सफलता, मुगलों की एक बड़ी सफलता। क्योंकि ऐसा क्यों है, हालांकि मुगलों की ये सफलता स्थायी नहीं रही, लेकिन संधि के हिसाब से आपको ये बात कह के चलनी पड़ेगी कि शिवाजी महाराज की एक बड़ी या गंभीर हार है और मुगलों के क्या है, बड़ी सफलता है। क्योंकि मामला क्या बनना, मामला ये बनना है, इस संधि के अंतर्गत आपको क्या क्या बातें बता के चलनी पड़ेंगी। इस संधि के अंतर्गत, इस संधि के अंतर्गत पहली बात, शिवाजी महाराज को, शिवाजी महाराज को अपने 23 किले, शिवाजी महाराज को अपने 23 किले मुगलों को सौंपने पड़े, मुगलों को सौंपने पड़े, है ना। तो उस समय जो आपके किले हैं, इनका जमाना बना हुआ था। और अगर शिवाजी महाराज जैसे बड़े व्यक्तित्व को अपने 23 किले मुगलों को हैंडओवर करने पड़ रहे हैं, तो आप समझ जाइएगा कि पुरंदर की संधि ने शिवाजी महाराज को किस हद तक क्या है, मजबूर कर दिया था। अब इस संधि में यह भी कहा जाता है कि शिवाजी महाराज के जो बड़े पुत्र हैं संभाजी,
उनको इस संधि के अकॉर्डिंग मुगल दरबार में जाना था, और मुगल दरबार में जाने के साथ साथ क्या है, मुगलों की मनसबदारी व्यवस्था में शामिल होना था। ठीक है, हम इसको हटा देते हैं, हम इसको क्या हटा देते हैं, क्योंकि यहां पर आपको जो बड़ी बात करनी है वो बड़ी बात ये करनी है कि उस समय जयसिंह ने शिवाजी महाराज को बाध्य किया था, है ना। संभाजी को हम क्या रिप्लेस कर देते हैं, क्योंकि हमें चैप्टर की जो विंडोज हैं वो उस हिसाब से खोलनी है जिस हिसाब से यहां पर ओपन हो जानी चाहिए, है ना। हालांकि आप थोड़ा याद रख लेंगे, है ना, या मान लीजिए हम इसको लिख भी देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। शिवाजी महाराज के बड़े पुत्र, शिवाजी महाराज के बड़े पुत्र संभाजी को मुगलों की मनसबदारी व्यवस्था में, मुगलों की मनसबदारी व्यवस्था में शामिल करने की बात कही गई, मुगलों की मनसबदारी व्यवस्था में शामिल करने की बात कही गई, मुगलों की मनसबदारी व्यवस्था में शामिल करने की बात कही गई, है ना। लेकिन ये स्थायी प्रावधान नहीं है भाई, इस नाते मैं इसको लिखाने से बच रहा था, ये स्थायी प्रावधान नहीं है, स्थायी प्रावधान नहीं है, ये क्या आपका स्थायी प्रावधान नहीं है, क्योंकि यहां जो बड़ा मामला बनेगा, बड़ा मामला जो बनेगा आपका वो शिवाजी महाराज की ओर से बनेगा, है ना। क्योंकि अगर हम ये मान के चले कि संभाजी को कहा गया कि आपको मुगल मनसबदारी व्यवस्था में 5000 का मनसब आपको प्रदान किया जाएगा, तो 5000 मनसब का मतलब समझते हैं कि मुगलों की मनसबदारी व्यवस्था में एक उच्च स्तर का प्रशासनिक पद। लेकिन शिवाजी के जाने के बाद, शिवाजी के जाने के बाद मराठाओं के जो अगले छत्रपति आपको नजर आएंगे वो संभाजी आपको नजर आएंगे। तो अगर आप संभाजी को मुगलों की मनसबदारी व्यवस्था के साथ स्थायी तौर पर जोड़ने का काम करोगे तो बाद में संभाजी को आप मराठाओं के छत्रपति के रूप में नहीं दिखा पाओगे। इस नाते मैंने हमेशा ये कहा है कि इस प्रावधान को अगर यहां पर हम कैलकुलेट ना करें तब भी कोई नुकसान हमारा नहीं होगा, लेकिन हमने चलो आज जोड़ दिया, लेकिन आपको इसको किस प्रकार से लेकर के चलना है वो हमने आपको साथ ही साथ बता दिया है। बड़ी बात क्या है, बड़ी बात यह है कि शिवाजी महाराज को आगरा में, ये जरूर जोड़ना, ये एक बार सवाल में आया था, कहां पर, आगरा में मुगल दरबार में उपस्थित होना पड़ा, आगरा में मुगल दरबार में उपस्थित होना पड़ा, आगरा में मुगल दरबार में क्या है, उपस्थित होना पड़ा, उपस्थित होना पड़ा, आगरा में मुगल दरबार में क्या उपस्थित होना पड़ा। और जब आगरा में मुगल दरबार में उपस्थित होना पड़ा, आगरा वाली लोकेशन पूछी गई है, जब आगरा में मुगल दरबार में उपस्थित होना पड़ा तो औरंगजेब ने शिवाजी महाराज का अपमान कर दिया। औरंगजेब ने क्या है, शिवाजी महाराज का अपमान कर दिया। ठीक है, आपने शिवाजी महाराज को काफी गहराई में जाकर के बाध्य कर दिया है। पुरंदर की संधि के आलोक में क्या है, उन्होंने अपने एक राजनीतिक हार को स्वीकार भी कर लिया है। ठीक है, आप उनके पुत्र के बारे में कुछ सकारात्मक चर्चा करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं, लेकिन अगर आप, जयसिंह ने काफी बाध्य कर दिया था कि आपको औरंगजेब के साथ बातचीत करनी पड़ेगी, आगरा में दरबार में आपको उपस्थित होना पड़ेगा और आपको एक संवाद स्थापित करना पड़ेगा। शिवाजी महाराज ने कहा कि चलो ठीक है यार, बातचीत ही तो करनी है, बातचीत करके आ जाते हैं, क्या दिक्कत हो गया, है कि नहीं। लेकिन अब औरंगजेब को मौका मिला, अब जैसे औरंगजेब को मौका मिला, जैसे शिवाजी महाराज ने आगरा में मुगल दरबार में अपने आप को प्रस्तुत करवाया तो औरंगजेब ने क्या है, शिवाजी महाराज का अपमान करना प्रारंभ कर दिया। अब शिवाजी महाराज जैसा व्यक्तित्व एक संधि के आलोक में अपनी राजनीतिक हार को एक्सेप्ट कर सकते हैं, लेकिन अपने अपमान को एक्सेप्ट थोड़ी ना करेंगे। जैसे औरंगजेब ने उनको अपमानित करना प्रारंभ किया, उन्होंने दरबार में ही विद्रोह कर दिया, कहा कि रहने दो, है कि नहीं, आगरा अगर आपका क्षेत्र है तो रहने दो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हम क्या है, हम अपने अपमान को नहीं झेलेंगे। दरबार में ही विद्रोह कर दिया। और जैसे दरबार में विद्रोह किया, इसका निष्कर्ष किस रूप में सामने आया, इसका निष्कर्ष किस रूप में सामने आया कि शिवाजी महाराज मुगलों की कैद में चले गए।
शिवाजी महाराज मुगलों की कैद में चले गए। शिवाजी महाराज मुगलों की कैद में चले गए। शिवाजी महाराज मुगलों की कैद में चले गए। मुगलों की कैद में चले गए। तो जैसे कि ने आप देख पा रहे हैं कि काफी बाध्य उस समय शिवाजी महाराज को कर दिया था, पुरंदर की संधि करवा ली और शिवाजी महाराज का जो आपका साम्राज्यवादी व्यवहार है उसको नियंत्रित करने का कार्य किया। शिवाजी महाराज को अपने 23 किले मुगलों को हैंडओवर करने पड़े और इस संधि में संभाजी के बारे में एक सकारात्मक चर्चा की गई। आप इसको कैसे लेके चलेंगे वो हमने आपको बता दिया है, लेकिन शिवाजी महाराज के साथ आपको बड़ी कैलकुलेशन करके चलनी है पुरंदर की संधि के माध्यम से। शिवाजी महाराज को आगरा में मुगल दरबार में अपने आप को उपस्थित करना पड़ा था। औरंगजेब की ओर से इनको अपमानित किया गया। प्रतिफल इन्होंने मुगल दरबार में ही क्या है विद्रोह कर दिया। औरंगजेब ने अपने लोगों को आदेश दिया कि भैया इनको कैद में डाल दो, तो आगरा में ही क्या है इनको कैद में रखा गया उस समय। ठीक है। और पुरंदर की संधि में अगर आप पक्ष दिखाने की बात करेंगे तो एक और आपके मुगल बन जाएंगे, एक और आपके मराठाज बन जाएंगे। मराठाओं को लीड करने का काम कौन करेंगे? स्वयं शिवाजी महाराज करेंगे। और मुगल शासक तो औरंगजेब हैं, लेकिन संधि में नेतृत्व किसने किया? जयसिंह ने किया। ठीक है। तो कुल मिलाकर के इस चर्चा के माध्यम से मराठाओं का जो इंट्रोडक्शन है वो हमने कर लिया है। अब फिलहाल अभी आज तक की चर्चा के एंड में यह निष्कर्ष निकल के आता है कि फिलहाल जो आपके शिवाजी महाराज हैं वो मुगलों की कैद में हैं। अब मुगलों की कैद में जाने के बाद शिवाजी महाराज का व्यवहार कैसा रहा, शिवाजी महाराज ने किस प्रकार से सफलताएं प्राप्त की और किस तरीके से वो मराठाओं के छत्रपति कहलाए, और अगर वो मराठाओं के छत्रपति कहलाए तो इसका मतलब क्या होगा, ये तमाम प्रकार की जो चर्चाएं हैं ये अगले कक्षा के माध्यम से हम इनको क्या वाइंड अप करके चलेंगे और अगली कक्षा में शिवाजी महाराज के उत्तराधिकारियों को भी क्या है कैलकुलेट कर लेंगे। तो आज की चर्चा में इतना ही। ठीक है। और संकलन बैच का प्रस्तुतिकरण आपके समक्ष हो चुका है। आपके जो लेक्चर्स हैं आपके सामने क्या हैं आने प्रारंभ हो गए हैं, उनके साथ भी आपको अपना जुड़ाव करके चलना है। सूर्यकिरण बैच के साथ भी आपको अपना जुड़ाव करके चलना है और अभिजय बैच के साथ भी आपको अपना जुड़ाव करके चलना है। ठीक है। ठीक है। और आने वाले समय में किस प्रकार की योजनाएं हैं, किस तरीके से आपको लाभान्वित किया जाएगा, उस संदर्भ में हम आपको बतलाने का कार्य करेंगे। फिलहाल तो आपको यह कार्य करना है कि 3 प्रकार के वेरी इंपॉर्टेंट जो बैचेज हैं वो आपके सामने रख दिए गए हैं और इन तमाम प्रकार के बैचेज के साथ आप अपना गंभीर जुड़ाव करके चलेंगे। बस इन्हीं सकारात्मक संदेशों, अपेक्षाओं और चर्चाओं के आलोक में हम आज की चर्चा को थोड़ा विराम देना चाहेंगे। नमस्कार, धन्यवाद।